59 सीटों में कुल मिलाकर के 624 उम्मीदवार, जो कि आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री सहित कई बीजेपी नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो एसपी, बीएसपी के अलावा कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, तो पहले जिन्ना गन्ना और उसके बाद चौथा फेज आते आते हिजाब के बाद आतंकवाद पर लड़ाई आकर के ठहर गई है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। तो फिलहाल वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर आज बंपर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 जिलों की अगर बात की जाए तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, ये वो जिले हैं जहां पर आज चुनाव शुरू हो चुका है। और यूपी का जो रण है वो वहां पर बिसात बीत चुकी है और कई हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। आपको बता दें कि जिन नेताओं की किस्मत आज तय होगी, जनता जनार्दन जिनके पक्ष में वोट करेगी, किनके पक्ष में वोट होता है किनके नहीं, ये तो फिलहाल 10 तारीख को नतीजे जब सामने आएंगे तो उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आज जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बताया ये जाता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ रही हैं। मसलन रायबरेली की बात कर दी जाए तो रायबरेली में कभी एक समय में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने भी सेंधमारी की कोशिश जो की थी 2017 में, उसमें उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, क्या कांग्रेस इस बार दमखम दिखाने में कामयाब हो पाएगी? संजीव सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। संजीव, आज का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और अगर बात की जाए कई ऐसे हाई प्रोफाइल नेता हैं और लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ कैंट सीट से योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। लेकिन उन पर आए हम, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय आप मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वहां का नजारा दिखा पाएं। कितना उत्साह लोगों के बीच में आप चौथे चरण में देख पा रहे हैं, लोगों से बात कर पाएं और उनसे पूछें कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है, कौन से मुद्दे उन पर हावी हैं जिनके तहत आज वोटिंग की जा रही है। संजीव, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चौथे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और जिस बूथ पे हम खड़े हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस बूथ पे दिखाए कि जो लोगों की भीड़ है वो धीरे धीरे जो है घर से बाहर निकल कर आ रही है और मतदान करने के लिए आ रही है। और अभी थोड़ी देर बाद ही जो है ये कहा जा सकता है कि जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो इसी बूथ पे आएंगी और वोट यहाँ पे डालेंगे। अगर सिक्योरिटी पर्पज़ की बात की जाए तो पूरी सिक्योरिटी पर लगाई गई है। इसके अलावा जो है पूरे जितने ही मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, पीएससी की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो है स्थानीय पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अगर लखनऊ शहर की बात की जाए तो लखनऊ में करीब 107 जो है उम्मीदवार हैं, यानी कि प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला जो है आज 38,46,000 जो मतदाता हैं वो जो है उनके भाग्य का फैसला करेंगे। अगर पूरे जिस 9 जिले के 59 विधानसभा सीटों पर अगर चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पे 624 जो है उम्मीदवार हैं और जिनके भाग्य का फैसला जो है 2,13,00,000 जो मतदाता हैं वो करेंगे। और सबसे कम अगर मतदाता उम्मीदवारों की बात की जाए तो बांदा के तिदवारी विधानसभा है, वहाँ पे जो है सबसे कम जो है प्रत्याशी हैं, जबकि अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो सीतापुर और इसके अलावा जो है हरदोई में जो है सबसे ज़्यादा जो है उम्मीदवार हैं। अगर लखनऊ विधानसभा की जिस तरह से आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा कि अगर लखनऊ विधानसभा की बात की जाए तो सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बीआरएस लिया था। उनकी जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से है। आगे इसके अलावा अगर लखनऊ उत्तर विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान विधायक नीरज बोरा हैं, उनकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला से। इसके अलावा लखनऊ पूर्व की बात की जाए तो आशुतोष टंडन जो कि वर्तमान मंत्री हैं, उनकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया से। इसके अलावा कैंट से जो है ब्रजेश पाठक जी हैं जो कि कानून मंत्री हैं, उनकी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी और अनिल पांडे से है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जो गेट है वहां पे हलचल तेज हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो बसपा सुप्रीमो है मायावती जी, वो जो है यहाँ पर आ गई हैं वोट डालने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और उनकी ये काफिला भी जो है यहाँ पर आ चुका है। आप देख रहे हैं कि मायावती जी जो है फ्लीट से उतर रही है अपनी गाड़ी से और ये देखिए वो अपना वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं।
सुश्री मायावती जी यहाँ पर आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है उनके वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। वो वोट डालने के लिए आए हैं। सिक्योरिटी पर्पज से जो है पूरे जो बूथ है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है ये जो है और यहाँ पे जो है टक्कर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में जो है सीधा टक्कर है। और आप देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है अपने बूथ सेट पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे जो है अपने मत का प्रयोग करेगी। और आप इस समय मीडिया का हुजूम भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है लोग देखिए बिल्कुल। तो मायावती वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुकी है। और देखिए कहा भी जाता है कि मायावती के जो वोटर्स हैं ना संजीव, कहा जाता है कि वो काफी साइलेंट वोटर्स हैं। और अवध में बीएसपी का अपने आप में एक वर्चस्व है, मजबूत अवध में बीएसपी नजर आती है। मायावती अपना वोट कास्ट करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और बहन जी को लेकर के लगातार अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा वर्ग है, दलित वर्ग की बात की जाए तो अपना हितैषी मानता है। और यही बड़ी वजह है कि कई जगह पर जब लोगों से राय भी पूछी गई तो उनका कहना था कि बीएसपी मायावती के पक्ष में उनका वोट रहने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि कहा जाता है कि साइलेंट वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, और क्या वो वाकई समर्थन में रहेंगे, बसपा के समर्थन में रहेंगे, या फिर रुझान किस और पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज का मुकाबला बहुत ही ज्यादा कड़ा है क्योंकि कई मंत्रियों की साख भी आज दांव पर लगी हुई है। मसलन अदिति सिंह की बात की जाए रायबरेली सीट से, जो कि कभी कांग्रेस की प्रत्याशी हुआ करती थी, अब बस बीजेपी के साथ जुड़ चुकी हैं। और उनका मुकाबला यहां पर आपको बता दें आरपी यादव से होगा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मायावती वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। संजीव देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, मायावती अपना वोट करने के लिए पहुंची हैं। और उससे पहले जो फॉर्मेलिटी होती है, अपने आईडी कार्ड्स वगैरह दिखाना जो होता है वो पहले दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर वो ईवीएम बॉक्स के पास पहुंचेंगी और अपना वोट करने वाली हैं। आप सब जनता से भी हम अपील करेंगे इन 9 जिलों में, यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, इन जिलों से अगर आप भी आते हैं तो आज का दिन आपका है। आपको वोट जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करना है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास आपका वोट है। अगर आपके नेता ने आपके क्षेत्र में काम नहीं किया तो आपके पास वोट का पूरा अधिकार है, वोट के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन वोट आप जरूर कीजिए, आपका संवैधानिक, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इससे आप यूं ही जाया ना जाने दे। फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं, मायावती को हम देख पा रहे हैं। मायावती जो है इस समय वोट करने के लिए पहुंच चुकी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अपना मत अधिकार का इस्तेमाल वो करेंगी, मतदान करने वाली हैं। और इसके अलावा अभी और भी कई और नेता लोग जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, वो वोट करते हुए आज दिन भर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। संजीव आपके पास मैं आ रही हूं और कहा जाता है कि अवध का जो इलाका है, खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर मायावती जो है अपना दमखम रखती हैं और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो ज्यादा रिवीलिंग नहीं है, काफी साइलेंट वोटर्स होते हैं। किस पक्ष में करेंगे वो कहना मुश्किल होता है, लेकिन अवध के कई इलाकों में काफी वर्चस्व रखती है मायावती, और खासतौर पर दलित वोटर्स पर। संजीव चलिए संजीव के पास हम जाएंगे, लेकिन यूपी में जो ये चुनावी जंग छिड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ना केवल आज के जो नेता जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है, लेकिन उसके अलग अगर हम देखें तो इसके इतर योगी के कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनके इलाके इस समय आते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है और यहाँ पर उन इलाकों का हम जिक्र करेंगे जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों का इलाका भी है और वहां पर उनका प्रभुत्व भी बना हुआ है। लेकिन क्या अपनी साख इन इलाकों में ये मंत्री बना पाने में कामयाब रहेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको बता दें कि इन इलाकों में से देखें तो स्मृति ईरानी का अमेठी इलाका, जो कभी कांग्रेस अगर हुआ करता था, वहां के सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे, लेकिन पटकनी देने में कामयाब स्मृति ईरानी रही थी। और स्मृति ईरानी का इलाका भी इसी जहां पर चुनाव हो रहा है यहां पर देखने को मिलेगा। और कौशल किशोर जो कि मोहनलालगंज सीट से सांसद हैं, उनका भी इलाका यहीं से आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामला काफी विवाद पकड़ता हुआ नजर आया था, बीजेपी पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने काफी प्रहार भी किया था। और अजय कुमार मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे
को लेकर के जो विवाद छिड़ा था, उसके बाद उनकी पोजीशन पर भी प्रहार किया जा रहा था, उनको अपने पद से इस्तीफा देने की बात रखी जा रही थी। लेकिन तस्वीरें सामने आ रही है, मायावती ने अपना वोट कर दिया है, उसके बाद वो बाहर आते आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना वोट कर दिया है। और वोट करने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूंसी और मतदान करने के बाद बाहर आती हुई मायावती कड़ी सुरक्षा के बीच में, आपको बता दें कि मतदान करवाया जा रहा है। यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और काफी अहम ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि प्रथम 3 चरणों की अगर हम बात करें जो चुनाव हो चुके हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और वहां पर यादव बहुल इलाका ज्यादा था, मुस्लिम वोट बैंक की कैपेसिटी ज्यादा थी और कहा यह जा रहा था कि वो वोट अपने आप में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर रहेगी और किसके पक्ष में ये वोट जाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब बात की जाए तो ये इलाके जो कि अवध और अयोध्या समेत कुछ और जो सीट्स हैं बेहद ही अहम हो जाती हैं बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि बीजेपी दम भरती है। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो इन 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी के नाम रही थी, लेकिन क्या इतिहास दोहरा पाएगी बीजेपी, क्योंकि अब परिस्थितियां थोड़ी अलग भी हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट भी गए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज मायावती को आप देख रहे हैं, उन्होंने वोट कर दिया और वोट करने के बाद वो निकल चुकी हैं। और आगे आपको बता दें कि इस बार बहुत स्थितियां अलग भी रही हैं, लेकिन जुबानी जंग अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन बीएसपी फैक्टर को भी हम कमजोर नहीं आंक सकते हैं। यहां पर बसपा का भी अवध इलाके में एक अच्छा इमेज रहा है। देखना होगा कि आज जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट कास्ट करती है। तो चुनाव को लेकर के बात की जाए तो आज आपको बता दें कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। अदिति सिंह, जिनका रायबरेली सदर सीट से चुनावी मैदान में वो उतरी हैं और आरपी यादव उनके खिलाफ मैदान में उतारे गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट से योगी के मंत्री हैं, ब्राह्मण चेहरा भी हैं और पुरानी सीट छोड़ी गई है उनके द्वारा और अब उनको दिया गया है लखनऊ कैंट सीट। अब देखना होगा कि क्या इस सीट पर अपनी तरफ से वो जीत ले पाते हैं कि नहीं। उससे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार पूजा पाठ का सिलसिला भी मोबाइल हटा लो। चलिए, अब हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन देखिए पूजा पाठ का सिलसिला भी चल रहा है। नेता लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि चलिए पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाएं, उनके समक्ष अपनी अपील कर दी जाए, अपनी प्रार्थना की जाए ताकि जीत का आशीर्वाद मिले। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, श्याम जी अग्निहोत्री जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से, तो वहीं आरवी सिंह जुड़ गए हैं पीलीभीत से। श्याम जी, अग्निहोत्री के पास सबसे पहले हम आएंगे और लखनऊ सीट का हम जिक्र यहाँ जरूर करना चाहेंगे। श्याम जी, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा क्योंकि लखीमपुर अब एक ऐसा मामला रहा है जो कि बीजेपी के लिए एक डैमेज, एक डेंट के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि जब किसानों की हत्या हुई थी थार गाड़ी से, आशीष मिश्र का नाम सामने आया था कि उनकी गाड़ी से ही किसानों को रौंदा गया था। मामला कितना बड़ा है वो हमने भी देखा था, कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद फिर जेल तक हुई, हालांकि जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन अभी लखीमपुर खीरी की जनता से आपकी संवाद हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, क्या लोग सोच रहे हैं और आज उनके मुद्दे क्या कुछ हैं वोट करते समय? बहुत बड़ी बात आपने कही है। यहाँ पर मुद्दों की बात अगर हम करें तो एक बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती भरा ये चुनाव है और बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। काफी दिनों से सहारा की टीम पूरे क्षेत्र में दौरा कर रही है और साथ ही लोगों के विचार भी जान रही है कि क्या आज होने वाला है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर देखा जाए पिछला परिदृश्य तो 8 की 8 विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक मौजूद हैं। इस कारण से भी चुनौती बहुत बड़ी बन जाती है। और किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो थार गाड़ी से जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसमें आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रानी की किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। कारण यह है सबसे बड़ा कि उनके क्षेत्र में जो 2 विधानसभा सीटें आती हैं, निगासन और इन जगहों पर सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और अगर बात करें राजनीतिक आंकड़ों की
तो लगभग 8 में से 7 सीटों के ऊपर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से दिख रहा है। और एक सीट जो सदर की है लखीमपुर, उस सीट के ऊपर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भाजपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात की जाए इस मुद्दे की कि किसान आंदोलन का कितना असर कंचन जी पड़ेगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये असर जरूर ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं अजय मिश्रानी की भी इज्जत इस चुनाव पर दांव पे लगी हुई है कंचन जी। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे श्याम जी, आगे भी अपडेट लेंगे। चलिए, संजीव सिंह भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, आरवी सिंह पीलीभीत से जुड़े हैं। आरवी सिंह, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल मेरा आपसे, देखिए मायावती को भी आप देख पा रहे हैं, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। यार मुझे दे दिए, भारत समाचार दे दिए मुझे। हाँ मुझे दे दिए, भारत समाचार, भारत समाचार। मैडम ऊपर से दे दिए, ऊपर। देश को मजबूत करने के लिए आपका ये जो वोट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वोट आप जरूर कीजिए। मायावती को आप देख रहे हैं, उन्होंने वोट कर दिया है। वोट करने के बाद जनता के बीच में, प्रेस के बीच में, और अपना फिगर दिखा करके वो दिखा रही हैं कि फिंगर से कि देखिए उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। और आज आपको बता दें एक बार फिर से 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ रहा है। 624 कैंडिडेट की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। हालांकि देखिए, अगर बसपा की बात की जाए तो इस बार बसपा का वो दमखम जो पहले देखने को मिलता था वो इस बार वैसा नहीं रहा, यानी कि प्रचार प्रसार मायावती द्वारा भी इतना जबरदस्त लेवल पर नहीं दिखा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मायावती के जो वोटर्स हैं वो, लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण के तहत विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़ रहा है। तो सबसे पहले मेरे मतदाताओं से, चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमान वोट बीएसपी को भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा आम चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज पार्टी को मिल रहा है। नीचे करो यार, बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300+ जो सीटें हैं वो इस बार आ भाई सर नीचे करो, लाल बाल वाला यार। नीचे कैमरा कहाँ नीचे कर बताओ। भाई सर नीचे कर लो यार, ये है दादा आगे हाथ बार एलसीडी टूट जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करिए। सर नीचे कर लीजिए, नीचे करो यार, मन के साथ जा रहा है। 400 सीट जीत रहा है, 400 पीछे करना अपने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और जनता से भी अपील करती वो नजर आई। उन्होंने कहा है कि वीकर सेक्शन खास तौर पर अपना वोट कास्ट जरूर करें। और साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि अमित शाह ने उनके पक्ष में एक बात कही है कि इस बार मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बीएसपी को भी वोट कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये उनकी महानता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इस बार न केवल दलित बल्कि मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी उनको
वोट वो उनको करने वाले हैं। तो बीएसपी मजबूत स्थिति में है, बीएसपी जीतेगी, इस तरह के आश्वस्त नजर आ रही हैं मायावती। और इस समय बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट कास्ट कर दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आज का जो रण है वो कई नेताओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेताओं की बात की जाए, कई नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। मायावती ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। और मायावती लोगों से भी अपील कर रही हैं कि आप भी अपना मत का अधिकार जो आपको मिला हुआ है उसको आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी कतारें, सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे हैं। और इस महापर्व को और मजबूत करने के लिए देखिए किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। आपसे भी अपील है कि आप सब भी वोट जरूर करें। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी अग्निहोत्री हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। और चलिए हमारे संवाददाता जो है उनसे हम संपर्क साधेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कई जो आज दिन देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई दिग्गजों की साख भी आज दांव पर लगी हुई है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो बीजेपी के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल पॉइंट रहेंगे, यानी कि लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक और रायबरेली से लेकर के आगे की जिलों की बात की जाए तो 59 सीटों पर जहां संग्राम छिड़ा हुआ है। लखीमपुर में किसानों का मुद्दा जो कि इस बार काफी हावी दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, किस तरह के और मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आज वोट करने पहुंचेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन लखनऊ रायबरेली की सीट्स पर भी बहुत कड़ी अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी। तो देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि गांधी परिवार का गढ़ है, कुछ क्षेत्र अवध के इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर मायावती का भी अपना एक अहम रोल रहता है। उनको लेकर के लोगों की सोच काफी सकारात्मक दिखाई देती है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और सीटों को लेकर के तो आपको बता दें कि मनोज पांडे जो हैं उन पर भी आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। राजेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से और इनसे अपडेट ले लेते हैं आज की सीट को लेकर के। राजेश, उन्नाव जिले की बात की जाए तो 6 सीटें जो थी वो बीजेपी के पक्ष में गई थी और एक सीट जो थी वो बसपा के पक्ष में गई थी, यानी कि ये तो 2017 का रिकॉर्ड था। आज के ताजा हालात, सियासी समीकरण किस तरह से आप देख पा रहे हैं? और इस समय अगर आप बता पाए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप खड़े हैं, लोगों से अगर आपकी बात हो पाए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या कुछ मुद्दे उनके जहन में आज। देखिए, ऐसा पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि 2017 विधानसभा चुनाव में जिले की 6 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा की सीटों में भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे और एक पूर्वा विधानसभा थी जहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अनिल सिंह चुनाव जीतकर के सदन में पहुंचे थे। बाद में भाजपा सरकार बनने पर बहुजन समाज पार्टी के जो अनिल सिंह हैं वो भाजपा में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए थे और वो जो है पूर्वा से इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर के उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीटों में इस बार की जो स्थिति बन रही है वो अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के आगमन के पहले तक कुछ सपा समाजवादी पार्टी के समर्थन में सफीपुर, मोहान और बांगरमऊ में कुछ असमंजस की स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिन पहले उन्नाव दौरे के बाद से वहां भाजपा काफी मजबूत हुई है और अब इस समय ऐसा लग रहा है कि उन्नाव जिले की सभी 6 सीटों में भाजपा मुख्य धारा में है और फिर से 2017 का इतिहास उन्नाव में दोहराया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा अगर आप उन्नाव के बेसिक मुद्दों का जिक्र कर पाए, क्योंकि उन्नाव में पिछले दिनों हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी वहां पर बड़ा जन सैलाब, बड़ा हुजूम देखने को मिला था। लोगों को घरों की छतों पर चढ़ते हुए देखा, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए काफी उत्साहित नजर आए थे। लेकिन उन्नाव में एक वारदात भी देखने को मिली थी। क्या लोगों के जहन में वो चीजें भी घर कर चुकी हैं या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो इस बार वोट करने पहुंचे? क्या कुछ आप बता पाए कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है उन्नाव क्षेत्र को लेकर के? देखिए, इस बार भी 2017 की तरह 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें स्थानीय मुद्दे गौड़ है। ये बात जरूर है कि इसी दौरान उन्नाव में पुनः एक दलित युवती की हत्या समाजवादी पार्टी के मंत्री फतेह बहादुर सिंह के जो लड़के हैं रजोल सिंह, उनके द्वारा करके उसकी लाश को दफना दिया जाता है। ये मुद्दा जरूर यहाँ यही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गर्मा गया था और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र अपने संबोधन में किया था। इसके अलावा जो उन्नाव के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्या है
वो किसानों की अन्य जानवरों को लेकर के है कि किसान दिन भर अपने खेतों में काम करता है और रात भर अन्य जानवरों की पहरेदारी के लिए वो रात भर जागता है। दोनों मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि 10 मार्च के बाद योगी सरकार बनने के बाद ही इन पर विशेष रूप से इन पर गौर किया जाएगा और एक अच्छी जो एक योजना है वो सरकार लेके आएगी ताकि किसानों को जो है वो इससे निजात मिल सके। और जो दलित युवती के बारे में उन्होंने कहा कि इससे बड़ी घटना समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए शर्म की क्या हो सकती है कि उनके पार्टी के लोग जो दलित के उत्थान की बात करते हैं उन्हीं के एक नेता के लड़के द्वारा एक दलित युवती की हत्या करके उसकी लाश को दफना दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन उन्नाव में ये वारदात या यूं कहें कि इस तरह की हृदय विदारक जो घटना थी वो 2 बार देखने को मिली थी, लेकिन उन्नाव से अगर बात की जाए तो इस बार जो पीड़िता थी उनकी मां आशा सिंह, उनको इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने प्रत्याशी बना करके उतारा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत इस बार महिलाओं पर दाव जो कांग्रेस ने चला है, कितना मजबूत आप कांग्रेस की पोजीशन को पा रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल जो है लड़की हूं लड़ सकती हूं और सोनिया गांधी ने यहाँ उन्नाव में रोड शो भी किया था, लेकिन सच्चाई तो ग्राउंड जीरो की यही है कि उन्नाव जिले में कांग्रेस का फिलहाल कोई जनाधार नहीं है। थोड़ी बहुत स्थिति बागरमऊ में कांग्रेस की कुछ अच्छी दिखाई पड़ रही है और इसके अलावा 5 सीटों में कांग्रेस की कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो उन्नाव विधानसभा में आवारा मवेशियों की बात की जाए, क्या यहाँ बेरोजगारी, पलायन, तमाम ये ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि हावी हैं रोजगार को लेकर के? और कौन कौन से मुद्दे हैं और खास तौर पर यहाँ के जातीय समीकरण भी बता पाए आप? देखिए जातीय समीकरण विभिन्न जो हमारी 6 विधानसभा सीटों में उनमें अलग अलग है, लेकिन अगर पूरा इसको समग्र रूप से इसकी बात की जाए तो यहाँ पर लोधी, यादव और ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। लेकिन अभी इसकी कोई जातिगत जनगणना न होने की वजह से ये केवल कयास लगाए जाते हैं कि हर विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जरूर उठता है और हर व्यक्ति इस पर केवल अंदाजा ही लगा करके बात करता है। अभी कोई जाति जो है उसकी गणना नहीं हुई है, इसलिए कुछ चीज स्पष्ट नहीं है। जहां तक आपने अन्ना जानवरों की बात की है, स्थानीय मुद्दों की बात की है, तो उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच में मौजूद होने के कारण यहाँ उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास इस उन्नाव जिले में होना चाहिए। इस उन्नाव जिले की आबादी लगभग 32 लाख है, बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ी भौगोलिक स्थिति है, 6 विधानसभा है और यहाँ पर जो इस बार 2017 के बाद से 2022 के बीच में उन्नाव जिला मुख्यालय ऐसा लगता है जैसे तहसील मुख्यालय हो, कोई ग्राम पंचायत स्तर का जगह हो, यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया। ये जरूर दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां जरूर बनी हुई हैं सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। आपके पास आएंगे और आगे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जुड़ गए हैं बांदा से। अभिषेक, 6 सीटें बांदा जिले से भी आती हैं, इन सीटों का अगर हम जिक्र करें तो किस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनका वर्चस्व देख पा रहे हैं? यहाँ के रियलिटी क्या है, मुद्दे क्या हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मौजूद है तो हम चाहेंगे कि लोगों से भी बात करके बताएं कि क्या कुछ सोच रहे हैं वोट कास्ट करते समय। ये बुंदेलखंड 2014 के पहले बसपा का गढ़ था और आज बुंदेलखंड के ही बांदा जनपद में भी मतदान हो रहा है चौथे चरण का। और शुरुआत में, चुनाव के शुरुआत में जो सपा बनाम भाजपा का लड़ाई दिख रही थी, लेकिन बता दूं कि बुंदेलखंड में अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। यहाँ पर बसपा भी धीरे धीरे आ गई है और फाइट में आ गई है इस समय। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई चारों विधानसभाओं में साफ साफ नजर आ रही है। और आज सवेरे से ही यहाँ पर मौसम काफी हवा चल रही है, जिसकी वजह से शीतलहर की वजह से अभी मतदाता बाहर नहीं निकले हुए हैं। पिछली बार हालांकि यहाँ पर 62% मतदान हुआ था, इस बार देखिए लेकिन मौसम का असर रहेगा या नहीं रहेगा, कोरोना का रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। त्रिकोणीय लड़ाई है पूरी तरह से, और जो आम जनमानस है वो चुप्पी साधे हुए है और इससे पता चलता है कि काफी संघर्ष होने वाला है। संघर्ष तो काफी होने वाला है, लेकिन अगर हम बांदा का जब हम जिक्र कर ही रहे हैं तो बांदा के और कुछ मुद्दे होंगे आप बता पाएं, क्योंकि आप बता रहे त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। अब बीजेपी का ही नहीं बल्कि बसपा का भी मजबूत पैंट यहाँ पर नजर आती है। थोड़ा सा मुद्दों का जिक्र कर पाए, मुद्दे यहाँ पर कौन से जो हावी हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा पानी को लेकर के था कि बांदा में, बुंदेलखंड में कहावत है कि पानी मटकी फूट जा, खत्म चाहे मर जाए पर पानी की मटकी न फूटे।
इस तरह की कहावत यहाँ चलती रही है। तो पानी की समस्या को लेकर के जब 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था हर घर जल योजना का। हालांकि वो योजना चल रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा रोजगार की बात करें तो यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री एरिया है, ना कोई फैक्ट्री है। यहाँ के लोग सूरत और दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, पलायन करने के लिए मजबूर है। हालांकि एक अच्छा काम हुआ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे काफी राहत मिलेगी। दिल्ली को सीधे जोड़ेगी, बांदा चित्रकूट को सीधे दिल्ली से जोड़ा जाएगा। कनेक्टिविटी जरूर बनेगी, तो रोजगार के भी अवसर यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। आप बने रहें, आपसे आगे भी अपडेट लेते हैं। लेकिन हमारे साथ संजीव सिंह लखनऊ से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजीव, लखनऊ का जब हम जिक्र करेंगे तो लखनऊ जिले की 9 सीटों पर 8 पर बीजेपी का दमखम था, समाजवादी पार्टी 1 पर थी। ये 2017 का रिकॉर्ड था। लेकिन परिस्थितियां लखनऊ सीट को लेकर के किस तरह से भी आप देख पा रहे हैं? और क्योंकि यहाँ कर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट से हैं, योगी के मंत्री भी हैं, ब्राह्मण चेहरा भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लखनऊ मध्य सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर रविदास मेहरोत्रा हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। किस तरह से अभी आप यहाँ पर पोजीशंस देख पा रहे हैं नेताओं की? है कि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। अगर 2017 की बात की जाए तो उनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जबकि एक सीट यानी कि मलियाबाद पे जो कब्जा था, जबकि एक सीट यानी कि मलियाबाद पे जो समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार के अगर चुनाव की बात की जाए तो अभी तक का ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है त्रिकोणीय और कहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है सीधी टक्कर है। ये जैसे कि अगर हम ये कहा जा सकता है कि सरोजनी नगर अगर सीट की बात की जाए तो वहां से जो है राजेश्वर सिंह है और अभिषेक मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी में जो है मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर ब्रजेश पाठक जी की बात की जाए तो ब्रजेश पाठक जी के सामने जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी उनसे लड़ाई है। इसके अलावा आशुतोष टंडन की बात की जाए तो उनके सामने भी जो है समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। इसके अलावा अगर लखनऊ उत्तर की बात की जाए तो नीरज बुर्रे जो कि वर्तमान में विधायक है, उनकी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूजा शुक्ला, उनसे जो है सीधी टक्कर है। और कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ये टक्कर है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है अपना वोट दिया और उसके बाद जो है वो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जो मतदाता हैं वो अपने घर से बाहर निकले और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा ये पर्व है अपने मत का प्रयोग करें। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी जमकर प्रहार किया और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं वो बड़ाई करते हुए नजर आई। यानी कि जिस तरह से अमित शाह ने ये कहा, सवाल बन जाता है संजीव की आखिर ये तरफदारियां जो हो रही हैं अमित शाह बसपा यानी कि बहन जी के लिए कहते हुए नजर आते हैं कि उनके लिए भी मुस्लिम वोटर्स का जो झुकाव है वो इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। वहीं मायावती महान बताती हुई अमित शाह को नजर आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा कुछ और भी दिख रहा है करता चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं क्या पोस्ट अलायंस की अगर बात होती भी है आने वाले समय में तो बसपा और बीजेपी का गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। ये तो तस्वीरें तमाम क्लियर होंगी 10 मार्च के बाद। लेकिन फिलहाल आप बने रहें, आगे भी आपके पास आते हैं। हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए रायबरेली से। आशीष, रायबरेली का जिक्र करें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर पिछले चुनाव की जिक्र किया जाए तो 2017 में यहाँ पर 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीटों पर कांग्रेस थी और 1 पर सपा। अभी की परिस्थितियां आप रायबरेली को लेकर के क्या पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ की अगर कांग्रेस की पहले जो नेता हुआ करती थी अदिति सिंह जो कि अब बीजेपी के साथ जुड़ चुकी हैं, उनका मुकाबला यहाँ पर आरपी यादव के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के साथ होने जा रहा है। क्या है यहाँ का सियासी समीकरण और इन नेताओं की छवि? कांग्रेस को सदर विधानसभा की सीट मिली थी और ऊंचाहार विधानसभा सपा के खाते में गई थी। बाकी 4 सीटें जो है सलोन को मिलाते हुए ये भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन 2022 का समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जो सदर विधानसभा की सीट है रायबरेली की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। जिस तरीके से अदिति सिंह ने पिछली बार अपने पिता के साथ मिलकर के 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर यहाँ पे चुनाव जीता था, लेकिन 2022 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और उनकी सीधी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखा जाए तो जब 2017 का चुनाव अदिति सिंह ने लड़ा था तो वो कांग्रेस की सीट पर थी। अब 2022 का जो चुनाव है उस पर भाजपा सीट पर है। पहले उनके पिताजी का उनके साथ था, लेकिन अचानक अखिलेश सिंह का स्वर्गवास हो गया। तो कहीं ना कहीं अदिति सिंह 2022 का जो विधानसभा का चुनाव वो अकेले दम लड़ रही है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो
अत्ती सिंह का जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है सदर विधानसभा सीट को लेकर के, जिस तरीके से अपने पिताजी की बातों को लेकर, उनकी बातों को इन्होंने याद दिलाया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता में जाकर के याद दिलाया है, तो इन सब चीजों को लेकर के 2022 का चुनाव सदर विधानसभा का अत्ती सिंह लड़ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन पहले कभी कांग्रेस की हुआ करती थी अदिति सिंह, अब बीजेपी की हो गई हैं, और यही बड़ी वजह है कि कभी कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील करने वाली अब बीजेपी के पक्ष में उनकी तरफ से जितनी भी रैलियां की गई हैं, जो भी संवाद रहा है लोगों के बीच में, तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील रखी गई उनकी तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि अदिति सिंह को बीजेपी ज्वाइन करने का फायदा हुआ है कि नहीं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आप देख पा रहे होंगे, रायबरेली के बेसिक मुद्दे क्या हैं, ये भी आप बता पाए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग इस समय मौजूद हैं जहां पे अत्ती सिंह ने अपना पहला वोट डाला है लालूपुर चौहान के बूथ सेंटर में, तो अत्ती सिंह के वोट डालने के बाद ही यहाँ पर बूथ पर वोटिंग का मतदान का कार्य शुरू होता है। पहला वोट अत्ती सिंह ने डाला है, उसके बाद मतदान का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ की जो लालूपुर ग्राम सभा की जनता है वो अपने मतों का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर आ चुकी है। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात की, जिस तरीके से सदर विधानसभा में पिछले 3 दशकों से ये सीट किसी पार्टी के नाम से नहीं जानी जाती थी, स्वतः अखिलेश सिंह के नाम से जानी जाती थी। अखिलेश सिंह अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे तो ये सीट कांग्रेस के खेमे में जाती थी। अखिलेश सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते थे तो ये सीट निर्दलीय अखिलेश सिंह के खेमे में जाती थी। अखिलेश सिंह अगर 30 पार्टी से चुनाव लड़े थे तो ये सीट 30 पार्टी के खेमे में गई थी। तो कहीं ना कहीं सदर विधानसभा की सीट जो पिछले 3 दशकों में लगातार अखिलेश सिंह के नाम से जानी जा रही है, लेकिन ये पहली बार है कि अत्ती सिंह अपने पिता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रही हैं, ना कि अखिलेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है 2022 का चुनाव, अत्ती सिंह के लिए एक चैलेंज के रूप में है, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो अखिलेश सिंह के कामों को याद कर रही है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देख रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है अत्ती सिंह के साथ जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना दमखम पूरा दिखा दिया है, लेकिन रायबरेली सीट पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अपने इस गढ़ को और मजबूत करने में कांग्रेस क्या कामयाब दिखती है इस चुनाव में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। मौसम तो काफी सुहाना है यहाँ पर, अगर हम देखें तो हवा का रुख भी अगर आप परख पाएं और आप बता पाएं कि लोगों से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या सोच रहे हैं, अदिति सिंह बीजेपी में जुड़ चुकी हैं उनको लेकर के, या फिर आरपी यादव को लेकर के उनकी क्या सोच चल रही है, या फिर स्थानीय मुद्दों के बेसिस पर जो उनको लग रहा है कि विकास हुआ है तो उनको वो चुनावी जीत देने वाले हैं, क्या कुछ सोच रही है जनता? जनता की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जनता से हम लोगों से बात लगातार हो रही है, तो अत्ती सिंह जिस तरीके से अत्ती सिंह ने जनता के लिए काम किया, तो कहीं ना कहीं जनता का रुझान अत्ती सिंह के प्रति भी है। लेकिन आरपी यादव एक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, बतौर प्रत्याशी सदर विधानसभा में उतरे हुए हैं। 2012 में आरपी यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन शिकस्त मिली थी। 2017 में अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो कांग्रेस से अत्ती सिंह चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी से आरपी यादव फिर से चुनाव मैदान पर है। तो एक जात विशेष की बात की जाए, जनता के बीच से जो बात निकलती है कि आरपी यादव को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अत्ती सिंह सर्व समाज को लेकर के चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच अत्ती सिंह की एक फिजा अच्छी नजर आ रही है, लोगों के प्रति उनका रुझान अच्छा नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से अत्ती सिंह जनता के बीच लगातार जा रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याओं को लगातार तो चुनाव के समय नहीं, लगातार वो जनता के बीच हर महीने अपनी विधानसभा में किसी न किसी गांव में, ग्राम सभाओं में मीटिंग करते रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते रहते हैं। यानी कि आशीष, सीधे तौर पर समझे तो नेता चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दल बदल करके पहुंचाओ, लेकिन उनका काम यहाँ बोलता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं, ना कि पार्टी के बेसिस पर वोट हो रहा है इस बार, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है। अत्ती सिंह के पिताजी ने भी काम किया, उनके परिवार से जो सांसद और विधायक रहे उन्होंने भी काम किया। तो एक पकड़ है इनकी, जनता में इनकी पैठ है। चुनाव के समय नहीं, बगैर चुनाव के भी ये जनता के बीच में जाते रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निराकरण भी करते रहे। तो उस चीज का असर देखने को लगातार मिलता है इस परिवार पर। लेकिन 2022 का जो चुनाव है, अत्ती सिंह अकेले लड़ रही है, भाजपा के सिंबल पर लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि उनके ऊपर उनके पिताजी का हाथ नहीं रह गया है, तो थोड़ी समस्या है। लेकिन जिस तरीके से जनता के बीच में इनकी पैठ बनी हुई है, तो वो एकदम साफ है, नजर आ रहा है कि
चुनाव जो चल रहा है, मतदान जो चल रहा है, वो अतिश सिंह के पक्ष में कुछ न तो कुछ हवा का रुख क्या है ये नजर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। आपके पास आते हैं हमारे साथ संजीव सिंह भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। संजीव, लखनऊ जिले की हम बात करें, 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी थी, एक पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 2017 में जीत रखी थी अपने पास। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 में भी यही तस्वीर हमें देखने को मिलती है या फिर बीजेपी को यहाँ पे कुछ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है लखनऊ, और लखनऊ में बात की जाए तो सियासी तौर पर काफी अहम इन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये सीटें बन जाती हैं। फिलहाल अभी आप बता पाएं कि किस तरह से आप भी परख पा रहे हैं यहाँ पर जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, वो किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखिए, किसकी जीत होती है ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। अगर लखनऊ विधानसभा सीट की बात की जाए, जिस तरह से 9 विधानसभा सीटों में अगर 2017 की बात की जाए तो 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो कितनी सीटें आएंगी ये 10 मार्च को ही, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी कि 2017 में जिस तरह से उसके पास 8 सीटें थी, वो चाहेगी किसी भी तरह से कि उन 8 सीटों पर वो काबिज रहे, और यही शायद कारण था कि उन्होंने अपना नारा भी दिया है कि इस बार 300 के पार। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार ये नारा दे रही है कि उन्होंने, इनका ये कहना है कि 400 सीटें इस बार। तो अब देखना ये होगा कि जो मतदाता है वो किसकी ओर जाते हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का ये साफ कहना था कि इस बार सिर्फ दलितों ने नहीं बल्कि तीनों चरण में अन्य जाति के लोगों ने भी जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो जाति समीकरण जो है इस बार भी हावी है, और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जाति समीकरण को देखते हुए ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन विकास की आगे बात की जाए तो विकास का भी एक अहम मुद्दा होगा, और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि भाजपा जो है, अभी तक हिजाब की बात हो रही थी लेकिन अब आतंकवाद की बात शुरू हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर जो है जो विपक्षी उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरह से बसपा सुप्रीमो में भी मीडिया से बात की, उनका ये साफ कहना था कि सपा की सरकार यानी कि गुंडों की सरकार, उनका ये दावा था, क्योंकि मथुरा में जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। लेकिन जनता किसकी ओर जाती है, मतदाता किसकी ओर जाते हैं, ये तो आज ईवीएम में पता कैद हो जाएगा, और 10 मार्च को ही फैसला होगा कि किस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, कौन सबसे आगे रहता है और कौन सबसे पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इस बार की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में है, जबकि कुछ जगहों पे जो है कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में भी ये टक्कर है। जी बिल्कुल, यही तो बड़ी। हमारे साथ आरवी सिंह भी जुड़ गए हैं पीलीभीत से। आरवी सिंह, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि अवध के कुछ इलाके हैं और पिछले चुनावों का हम जिक्र जब करते हैं तो 59 सीटों पर 51 पर बीजेपी ने अपना दम दिखाया था, और अपना दल की बात की है तो उनके पास भी 1 सीट आई थी। कांग्रेस के 2 नेता जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बसपा के 2, समाजवादी पार्टी के 4 नेता 2017 में इन सीटों पर अपनी तकदीर में फायदा लेते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या वाकई अब अवध की जंग जो है, जो कि काफी दिलचस्प हो गई है, समझना जरूर चाहेंगे। पीलीभीत का अगर हम जिक्र करेंगे तो पीलीभीत की सीटों में आप थोड़ा सा बता पाए हमें कि 4 सीटें जो कि कभी बीजेपी के पास ही रही हैं अभी तक सभी के सभी, अभी यहाँ पर क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपको लगता है कि मजबूती से उभरती हुई नजर आई हैं? परिस्थितियां थोड़ी बदली क्योंकि मुद्दे काफी ज्यादा रहे, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, लखीमपुर का मामला हो, किसानों की मुद्दों की बात की जाए। क्या लगता है आपको, पीलीभीत की जनता क्या सोच रही है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पीलीभीत का इस बार जो है मामला कुछ और ही खेल होने वाला, क्योंकि पीलीभीत लखीमपुर से सटा हुआ जनपद है, तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पीलीभीत पर पड़ रहा है। सिख बहुल एरिया है, सिखों की यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, तो सिख को पूरी तरीके सपा के साथ लामबंद है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सांसद है वरुण गांधी, उनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा से बेहद नाराज है। उनकी पूरी टीम समाजवादी पार्टी के जो जितने प्रत्याशी उनके साथ लगे हुई है, और उन्होंने कई उनके ऑडियो भी वायरल हुए जो सीधे सीधे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग करने की बात कह रहे थे। पीलीभीत की जो 4 सीटें थी, 4 सीटों पर जो है भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार जो है 3 सीटों पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर उनको दे रही है। 1 सीट बीसलपुर की है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ पर अनीस अहमद और फुलवाऊ बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर कड़ी टक्कर देने की जो भाजपा बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है, और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित। लेकिन सभी पार्टी तो ये कह रहे कि बीएसपी कहीं है ही नहीं। देखिए कौन कह
कह रहा है, जो ये तो हर पार्टी का काम होता है कहने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग जो हैं असलियत जानते हैं, आप भी असलियत जानती हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं। मीडिया के लोग कहें कुछ भी, लेकिन उनको अब मालूम हो चुका है कि 3 फेजेस में क्या हुआ है और आज क्या होगा वो शाम तक पता लगेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो गए हैं सपा। देखिए, सपा वाले जो हैं अगर कहने के लिए खाली अम्बेडकरवादी हो तो ये भी अच्छी बात, कम से कम कहना, इसमें मजबूर तो हुए कहने के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हो गए। लेकिन अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ में अम्बेडकरवादी वाला काम करें, संविधान की कसम खाएं कि संविधान को हम नहीं फाड़ेंगे, हम रिजर्वेशन को मानेंगे, हम रिवर्सन नहीं करेंगे, हम लोगों को जिनको नौकरी से बाहर निकाल दिया उनको वापस लाने का काम करेंगे, हम दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया है और ये करते हुए कहते हुए कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो क्या यही अम्बेडकरवाद है? ये कहा हमारे साथ सतीश मिश्रा को भी आप सुन रहे हैं, बीएसपी के नेता, और आश्वस्त हैं कि बसपा इस बार दमखम से जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी और समाजवादी पार्टी पर भी वो प्रहार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज लोकतंत्र का महापर्व चौथा चरण यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप सब भी वोट कीजिए। और पीलीभीत से हमारे संवाददाता लगातार हमारे से बने हुए हैं, जानना चाहेंगे आरबी सिंह, क्योंकि वरुण गांधी का भी आप जिक्र कर रहे थे, और वरुण गांधी का अगर हम की बात करें तो समझ ये नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के ही हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो गए हैं, क्योंकि जो उनके बयान हैं या फिर उनके कुछ ट्वीट्स हैं जो दिखाते कुछ और ही हैं। क्योंकि इनका अभी हालिया अगर ट्वीट का जिक्र किया जाए तो उनमें उन्होंने कहा कि बैंक और रेलवे का जो निजीकरण है, 5 लाख युवा जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इस तरह के वो ट्वीट करते हैं। इसके अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि विपक्ष के नेता हैं, जो कि सरकार पर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में रह करके वरुण गांधी इस तरह के बयान देते हैं। कितना इम्पैक्ट पीलीभीत पर इन ट्वीट्स का, इन बयानों का देखने को मिल सकता है? कितना डैमेज बीजेपी के लिए? पीलीभीत में वरुण गांधी की बात करें, वरुण गांधी वो भी एक अपनी महत्वाकांक्षी कैबिनेट मंत्री चाह रहे थे केंद्र सरकार में, लेकिन मोदी सरकार ने, लेकिन जो केंद्र सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। एक तो उनकी वो खिंचाहट है, दूसरी खिंचाहट उनकी ये है कि जो किसान आंदोलन को लेकर वो बेहद नाराज थे, क्योंकि उनकी जो क्षेत्र है उसमें बड़ी मात्रा में सिख है और किसान है। तो कहीं कहीं उनको ये लग रहा था कि हमारा जनाधार न खिसक जाए बीजेपी की जो किसान आंदोलन के लेके। तो हर आदमी अपनी अपनी राजनीतिक हिसाब से अपनी सोच लेता है कि हमको कहाँ नफा नुकसान हो रहा है। तो वरुण गांधी ने वही अपना नफा नुकसान देखा। एक तो उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, और दूसरा जो उनका क्षेत्र है वो किसान बहुल है, और किसान लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में वो बेहद उनको एक तरीके से नुकसान होता दिख रहा था कि अगर वो किसानों के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ हो जाए, बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनको बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए वो पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो गए। तो उनकी एक तरीके से ऊपर जो आलाकमान है बीजेपी उनसे नहीं पट रही है, तो इसलिए यहाँ पर उनकी टीमें पूरी लगी हुई है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर इस चीज का देखने को मिलेगा, क्योंकि वरुण गांधी का एक बड़ा जनाधार है यहाँ पर, उनके लोग हैं, उनकी अपनी पर्सनल लोग हैं, उनकी पर्सनल अपनी टीमें हैं, वो तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ लगी हुई है और हर तरीके से वो लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ। तो कहीं को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पीलीभीत से। जी कंजन, बिल्कुल, क्योंकि लखीमपुर का अगर हम असर देखें तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें चाहे वो हरदोई हो, सीतापुर हो, पीलीभीत हो, लखीमपुर का जो डैमेज है उसको बीजेपी कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती कि नहीं, ये तो अपने आप में एक बड़ा ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि लखीमपुर हिंसा का जो मुख्य आरोपी है वो भी जमानत पर बाहर आ चुका है। किस तरह का प्रभाव होगा? पार्टी के ही बड़े लीडर वरुण गांधी जैसे लीडर अगर इस तरह के बयान देते हैं, और किसानों को लेकर के जहां पर विपक्ष एक लामबंद नजर आया है, हमें लगातार विपक्ष की तरफ से हमने देखा है कि विरोधी सुर देखने को मिले हैं और किसानों के पक्ष में नजर आए। तो लगता तो यही है कि किसानों को लेकर के जो विपक्ष सोच रहा है, सेंधमारी की कोशिश में है, वो यहाँ पर सफलता पाता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी आप बता पाएं कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से आप देखते हैं, कितना असर लखीमपुर खीरी का पीलीभीत पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नजदीकी क्षेत्र है ये? जी, बहुत बड़ा क्षेत्र, पहली बात बहुत बड़ा इसका असर दिख रहा है, खासकर किसानों में। जो किसान एक पीलीभीत एक गन्ना का बाउल है, तराई के एरिया है, यहाँ पर 70 से 80% लोग खेती-बाड़ी पे ही डिपेंड है। और एक बहुत बड़ा नुकसान गाय और सांडों से भी हो रहा है। तो एक तो गाय और सांडों का नुकसान, पहले ही किसान परेशान थे सांडों, गाय और सांडों की वजह। दूसरा इम्पैक्ट वरुण गांधी का आ गया। तीसरा जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिए है वो प्रत्याशी बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रत्याशी होता है। तो प्रत्याशी का अपनी बिरादरी का, अपनी जाति का वोट बहुत बड़ा है, और दूसरा
दूसरा मुस्लिम वोट है और तीसरा सिख वोट है। तो ये वोट अगर इकट्ठा हो जाता है तो भाजपा की बहुत बड़ी मुश्किलें यहाँ पे खड़ी होने वाली हैं पीलीभीत में, क्योंकि भाजपा की जो 2 सिटिंग विधायक हैं उनका एंटी इनकमेंसी है भाजपा उनके, फिर लेकिन 2 टिकट उन्होंने काटे। बरखेड़ा से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, पसावी प्रवक्तानंद को वहां पे दिया है। प्रवक्तानंद जिला पंचायत जो अध्यक्ष का चुनाव तो होता उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन वो बीच में भाग गए थे, तो इसके लिए उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, तो उन्होंने उनका भी कहीं कहीं इमेज डाउन हुई है। तो अगर और वहीं अगर बिशलपुर की बात करें, बिशलपुर में सिटिंग विधायक थे रामचंद्र वर्मा, उनका टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन वहां पर जो अनीस अहमद फूल बाबू हैं और समाजवादी पार्टी की डॉक्टर दिव्या गंगवार है, उन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। बता पाए आरवी सिंह, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों के बीच में नाराजगी है मौजूदा सरकार को लेकर के, और आलू किसान का हम जिक्र कर रहे थे जब तीसरा चरण का चुनाव था, तो उस समय आलू जो किसान थे उनका हमने मुद्दा उठाया था और उनकी नाराजगी का भी हमने जिक्र किया था, और किस तरह से उनका एक अपने एरिया में और कितनी उनकी आबादी है जिसका अगर वोट प्रभाव करता है तो किस तरह का नुकसान हो सकता है। हम जिक्र करते हैं तीसरे चरण के लिए, लेकिन चौथे चरण का हम जिक्र करें तो गन्ना किसानों के बारे में आप बता पाएं क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गन्ना किसानों को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि चाहे कोरोना की महामारी आई लेकिन हमने किसी भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया था। गन्ना किसान क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें पीलीभीत में गन्ना, एक चीनी और धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे चावल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और जो चावल यहाँ से देश विदेश में भी एक्सपोर्ट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में राइस मिल है। तो किसानों के मन में इस तरीके जो सांड है, गाय और साढ़े उनकी फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा, जंगल के सटे जितना एरिया है वहां पर टाइगर और जो जंगली जानवर है वो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनकी उन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तीसरा जो उनका जो किसानों का जो एमएसपी पे जो रेट उनका जो मिलना चाहिए था, जो धान और खरीद होनी थी, गेहूं खरीदी, उसमें भी कहीं किसानों को बहुत बड़ी दिक्कतें हुई और उनको नहीं मिला। तीसरा गन्ने की बात करें, यहाँ पे एक चीनी मिल है मझोला चीनी मिल, वो बंद पड़ी है। भाजपा के पास उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले उस चीनी मिल को चलाएंगे, लेकिन वो चीनी मिल भी नहीं चली है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, पीलीभीत और बरखेड़ा, 2 विधानसभा क्षेत्रों के गन्ना किसानों को गन्ना वहां पर जाता था, उनका गन्ना नहीं, वो चीनी मिल बंद होने से 2 विधानसभा क्षेत्र में उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जो खेती से जुड़ा हुआ किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो पूरी तरीके से सभा के साथ लामबंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। उनका वोटर मॉन्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग एक आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा ने जो पन्ना प्रभारी बनाए हैं, उन पन्ना प्रभारी के लोगों ने जो वोटर लिस्ट में जो नाम है उनकी गड़बड़ी की है, उनके नाम कटवा दिए है। जिनका एक परिवार के एक बूथ पे उनके वोट नहीं है, एक माँ, अगर माँ का बेट दूसरे वोट अगर एक बूथ पे है तो पिता का वोट दूसरे बूथ पे है। तो इस तरीके से भी गड़बड़ियां की है, उनका आरोप है समाजवादी पार्टी का। तो हो सकता है भाजपा के चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 59 में से 51 सीटों पर बीजेपी 2017 में काबिज थी, और क्या अभी ये वोट प्रतिशत या इस तरह का जो जबरदस्त सीट पर जीत 2017 में बीजेपी को मिली थी, क्या 2022 में रिपीट हो पाएगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चुनावी नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले हैं जहां पर इस समय वोटिंग हो रही है। 59 सीटों पर आप भी वोट जरूर कास्ट कीजिए, ये आपका अधिकार भी है और लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहे, संजीव सिंह, आपको, श्याम जी अग्निहोत्री, आरवी सिंह और अभिषेक शर्मा, आप सब का शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक